everyone, welcome to ES Digital. जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ओके ओके, गुड आफ्टरनून. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था फॉर द एक्सियल फ्लो टरबाइन, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन को हम अब आगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले सभी को जोड़िए, जल्दी से सभी को जोड़िए. ठीक है, जल्दी से लिंक शेयर कीजिए, जल्दी से जोड़िए सभी को. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, तो कैप्लान टरबाइन इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ दिस. ठीक है, ग्रोस हेड या फिर ग्रोस पावर या जनरेटर पावर आपको दी हुई है 5 मेगावाट. ठीक है, एंड विद 150 आरपीएम ये रोटेट कर रही है कैप्लान टरबाइन. बट कल जैसे हमने जिस टॉपिक को जहां पर लेफ्ट किया था वहीं से हम आज रीस्टार्ट करेंगे. तो कल मैंने आपसे बोला था, याद कीजिएगा, कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर हब लगा हुआ है. इस हब में यहाँ पर हमारे पास ब्लेड्स लगे हुए हैं कुछ इस तरह से. ठीक है, बट ये ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड यहाँ पर 3D में थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर इन ब्लेड्स को यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर ऐसे लग रहा है. ठीक है, इस वाले पॉइंट पर. ठीक, ये यहाँ पर देखिएगा इसे ऐसे करके. ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर ब्लेड्स लगे हुए हैं. ठीक है, हर तरफ ब्लेड लगे होंगे, कुछ ब्लेड यहाँ पर ऐसे आ रहे होंगे. ठीक है, ऐसे इस तरह से आ रहा होगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पर ब्लेड कुछ ऐसा दिख रहा होगा. ठीक है, ये इस तरह से ब्लेड्स लगे हुए होंगे इस पर. ठीक है, नंबर हमारा हो जाता है अराउंड 6 या फिर 4 to 8. ठीक, और 3 to 8. तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास ये जो ब्लेड्स होते हैं, एक्सियल फ्लो आ रहा है. आपको याद होगा ये हमने कल बात कर ली थी कि ये शाफ्ट है और यहाँ ये इस तरह से केसिंग है. ठीक है, यहाँ ये इस तरह से केसिंग है और यहाँ पर ये ऐसे है. ठीक है, तो एक्सियल फ्लो आने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं ऐसे मिल रही है एक्सियल में, और आउटलेट में भी हमारे पास एक्सियल फ्लो बाहर की ओर आउटलेट हो रहा है. बट मेन चीज यहाँ पर क्या है, उस चीज को समझिएगा कि जो मैंने कल कहा आपसे कि इम्पल्स एक्सियल टरबाइन, इम्पल्स एक्सियल टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन एक्सियल टरबाइन, इन दोनों में डिफरेंस होता है. इन दोनों का डिफरेंस समझिए. देखिए यहाँ पर एक्सियल है, इसका मतलब एक्सियल फ्लो तो होना ही है. मतलब जो इसकी एक्सेस है ना रोटर की घूमने की, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल हमारे पास वाटर या जो हमारे पास फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज होगा. ठीक है, उसका डिस्चार्ज होगा. तो ये चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि एक्सियल फ्लो टरबाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो एक्सियल जा रहा है इसमें. ठीक है, मिक्स्ड नहीं है, एक्सियल है. मतलब पूरा गाइडवेन से पहले इस चीज को एक्सियल कर दिया गया है. इनलेट पर एक्सियल मिल रहा है, आउटलेट पर एक्सियल डायरेक्शन में दिख रहा है. क्लियर. दूसरी चीज क्या है, इंपल्स या इंपल्स रिएक्शन. ठीक है, तो इंपल्स तो ऑब्वियस है, मैंने कहा है आपसे, हमेशा इंपल्स होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है. क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, जिस दर से V1 आ रहा होता है वहां से जो दूसरी डायरेक्शन है वहां पर V2 जा रहा होता है. तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि इंपल्स का इफेक्ट तो आएगा क्योंकि हमारा मोमेंटम चेंज होगा ही होगा. तो इंपल्स तो होना जरूरी है. ठीक है, मेन फंक्शन रह जाता है रिएक्शन का. अगर मैंने आपसे बोला कि जो हमारे ब्लेड हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसे इस सेक्शन पर आप काट के देखते हो, यहाँ पर ये सेक्शन आप काटते हो ऐसे, समझिएगा इस चीज को. आपने ये प्लेन यहाँ पर ऐसे काटा. ठीक है, तो दो ब्लेड कट रहे हैं. ये पर्टिकुलर डायमीटर के बेसिस पर मैं इन दो ब्लेड की प्रोफाइल ऐसे देख रहा हूँ. तो ये एक ब्लेड ऐसे कट रहा है, एक ब्लेड ऐसे कट रहा है यहाँ पर ऐसे.
अगर इनका जो शेप है वो बिल्कुल सिमिलर है और जरा सा भी डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग सेक्शन नहीं है, मतलब जो इन दोनों के बीच में गैप है ना यहाँ पर, वो गैप अगर मेंटेन होके चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो अगर मेंटेन होके चल रहा है, सेम गैप है एट एवरी पॉइंट, तो आप इसको जरा 3D में भी सोचते रहिएगा। 3D में बेसिकली मैं यहाँ पर ये बनाना चाह रहा हूँ कि दो ब्लेड हैं, इन दो ब्लेड के बीच में जो मैंने ये सेक्शन काटा, उस सेक्शन से ये 3D में ये कटा, तो ये ब्लेड में जो है गैप जो है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप है, ठीक है, वो जो गैप है वो हर एक पॉइंट पर समझ रहे हैं, गैप भी एक तरह से इसी पॉइंट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो गैप है ये हर एक पॉइंट पर सिमिलर होगा। अगर ये हर एक पॉइंट पर सिमिलर है तो अब सोचिएगा कि जो मेरे पास VR1 है, तो VR2 भी सेम होगा ना, VR1 है तो VR2 भी सेम होगा ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपल्स इफेक्ट होगा, रिएक्शन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन इफेक्ट हमेशा किसके हिसाब से आता है, फ्लो एरिया चेंज होने के हिसाब से, ये चीज आपको कहां से याद आ रही है, एक मेन जो आपके पास इक्वेशन होती है, यूलर की इक्वेशन, ठीक है, जहां पर हमने देखा भी था कि हमारे पास अगर हेड फॉर्म में बात करें तो रनर पावर जो हमारे पास हेड फॉर्म में थी उसकी वैल्यू क्या थी, हेड फॉर्म में जो हमारे पास रनर पावर थी उसकी वैल्यू क्या थी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर Y2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर Y2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर Y2G, ठीक है। तो अब जरा यहां पर एक चीज का आंसर दीजिएगा मुझे कि V1 एंड V2 कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे अपनी, ऑब्वियस है, V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी से कुछ ना कुछ वाटर आ रहा है ना, तो V1 अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। ऐसे ही अगर मैं V2 की बात करूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, भले से V2 VF2 के बराबर हो जाए वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू के हिसाब से V1 मेरा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू V2, ये भी चीज क्लियर है, ठीक है, तभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। दूसरी बात, यहां पर U1 एंड U2 फॉर एक्सियल फ्लो टरबाइन, अभी तक हमने देखा था इंपल्स टरबाइन जो कि आपकी टेंजेंशियल फ्लो थी, याद करो, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन को आपने देखा था U1 बराबर U2 हुआ करता था, क्योंकि उसका बकेट की शेप याद करो, जो बकेट की शेप थी वहां पर U1 बराबर U2 था, सेंटर से जो बकेट बने हुए थे वो U1 U2 पर थे, तो जब वाटर इंपिंज करता था तो जो फ्लो वाटर का हुआ करता था बकेट से वो सेम U1 एंड U2 के हिसाब से था, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम थी, ठीक है, और बकेट फिर ऐसे घूम रहा होता था, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा होता था, ठीक है। तो यहां पर U1 एंड U2 इसके हिसाब से बराबर थे, बट यहां पर सोचिएगा, यहां पर इनलेट में अगर हम बात करेंगे तो U1 एंड U2 यहां पर भी सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं ना। जिस कर्व की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो वाटर है वो रेडियली जा रहा है, यहां से इन कर रहा है और यहां से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि रेडियली वाटर इन कर रहा है, रेडियली वाटर निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक्सियल वाटर आ रहा है एक प्लेट से, एक प्लेटफॉर्म से यहां पर दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं U की डिस्टेंस देखता हूं इसके लिए, तो इसके लिए U की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली, तो V इक्वल टू R ओमेगा से, U इक्वल टू R ओमेगा से, ओमेगा तो सेम है, शाफ्ट का ओमेगा सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां इस पॉइंट का जो U होगा वही इस पॉइंट का U भी होगा या नहीं होगा, वही इस पॉइंट का U भी होगा या नहीं होगा, जो U इसका होगा वही इस ब्लेड में इस वाले पॉइंट का भी U होगा। तो इसका मतलब इसमें U1 बराबर U2 होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन में U1 बराबर U2 होता है, तो ये टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है, जीरो, ये पॉजिटिव आ गई, ओके। यहां पर अगर हमारे पास इंपल्स एक्सियल टरबाइन है, जैसे कि मैंने ये बोला कि अगर गैप नहीं है, गैप सेम है दोनों ब्लेड के बीच में, अगर हर एक पॉइंट पर गैप सेम है तो VR2 बराबर होगी VR1, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो, ठीक है, वो हम बात अलग से कर लेते हैं। आइडियल केस के लिए तो हम स्मूथ सरफेस मान के VR2 बराबर VR1 लेके चलते हैं, क्लियर, ठीक है, VR2 बराबर VR1 लेके चलते हैं। तो यहां से आपको आंसर मिल रहा है क्या कि VR2 जो है वो अगर VR1 के बराबर हो गया तो फॉर इंपल्स ये क्या हो जाएगा, जीरो, ओनली फॉर इंपल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन, ओनली फॉर इंपल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन, वाइल ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, फॉर impulse reaction axial flow turbine, for impulse reaction
एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी अगर ये इंपल्स रिएक्शन, सॉरी ये इंपल्स, ओनली इंपल्स एक्सियल फ्लो टरबाइन ना हो के अगर ये इंपल्स रिएक्शन टरबाइन हो तो यहां पर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपके पास यहां पर ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स का गैप जो है ना, इसमें इन दोनों के बीच में जो ब्लेड्स का गैप है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है मेरा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। गैप डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? गैप डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास Vr2 बढ़ रहा होगा Vr1 से, Vr1 से Vr2 क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है फॉर द एक्सियल फ्लो टरबाइन के इंपल्स एक्सियल फ्लो है या इंपल्स रिएक्शन एक्सियल फ्लो है। तो हमारी जो कैप्लान टरबाइन है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जो हमारी कैप्लान टरबाइन है वो इंपल्स रिएक्शन है या ओनली इंपल्स है? वो इंपल्स रिएक्शन है या ओनली इंपल्स है? जल्दी से प्लीज, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, वो ओनली इंपल्स है या वो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है? ठीक, जल्दी से आप आंसर दीजिए, तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं अब। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है, एक्सियल फ्लो टरबाइन में एक इंपल्स होती है, एक इंपल्स रिएक्शन होती है, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। वही यूलर फॉर्मूला हम हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, वो यूलर फॉर्मूला हम हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, कैप्लान टरबाइन इज ए इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। कैप्लान टरबाइन इज ए इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन का इफेक्ट भी लेके चलते हैं। एक्सियल फ्लो होना डिस्चार्ज पर ये नहीं बोलता कि हमारे पास जो Vr2 है या जो Vr1 थी उनकी वैल्यू सिमिलर है। ठीक है, उनकी वैल्यू सिमिलर है। कैप्लान टरबाइन में हमारे पास जो गैप होता है वो नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कैप्लान टरबाइन जो होती है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होती है, इसीलिए हम उसे रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो जो कैप्लान टरबाइन है या प्रोपेलर टरबाइन है वो हमारी रिएक्शन टरबाइन के अंदर आती हैं, जबकि एक्चुअल में उनका नाम क्या होगा? इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। एक्चुअल में नाम होगा इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। क्लियर? ठीक है, यहां पर इससे ये मतलब नहीं है कि हमारे पास एक्सियल फ्लो सेम आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास Vf1 आ रहा है वो Vf2 के बराबर आ रहा है, वो तो चाहे रिएक्शन टरबाइन हो, चाहे हमारे पास इंपल्स रिएक्शन टरबाइन हो, चाहे हमारे पास इंपल्स टरबाइन हो, दोनों केसेस में Vf1 बराबर Vf2 हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है हमारे रिएक्शन टरबाइन मतलब कैप्लान टरबाइन का। ठीक है, ये क्वेश्चन है रिएक्शन टरबाइन मतलब कैप्लान का। ठीक, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस बताना था मुझे। एज ए इंपल्स टरबाइन एंड एज ए इंपल्स रिएक्शन टरबाइन क्या डिफरेंस होता है वो मुझे बताना था आपको, इसीलिए मैंने इतना सारा आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे। ठीक, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक कैप्लान टरबाइन इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ, गिवन क्या है? गिवन सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। हेड दिया हुआ है 5.5 मीटर, एच जो है वो दिया हुआ है 5.5 मीटर। ओके, साथ ही आपको डेवलप ग्रोस पावर और जनरेटर पावर जीपी दी हुई है आपको 5 मेगावाट। ठीक है, साथ ही जो एन है उसकी वैल्यू दी हुई है 150 आरपीएम। द आउटर डायमीटर ऑफ द रनर इज 4.5 मीटर। मतलब आउटर डायमीटर ऑफ द रनर का मतलब क्या होता है? जो हमने कल लिया था ये, ठीक है, जो हमने कल लिया था डी, वो हमें दे रखा है इन्होंने 4, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 मीटर, है ना। जबकि जो हब का डायमीटर है, जो ये वाला डायमीटर है हब का, जहां पर ब्लेड माउंट किए जा रहे हैं, तो हब का डायमीटर है DH 2 मीटर। तो यहाँ पर डी हमें दे रखा है 4.5 मीटर एंड DH हब का डायमीटर दे रखा है 2 मीटर। ओके, साथ ही हाइड्रोलिक ओवरऑल एंड जनरेटर एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक ओवरऑल एंड जनरेटर एफिशिएंसी, तो ईटा हाइड्रोलिक की वैल्यू दी हुई है 94%, 94%। ईटा देन ओवरऑल की वैल्यू दी हुई है 88% एंड ईटा जनरेटर की इफिशिएंसी दी हुई है, ईटा जनरेटर की इफिशिएंसी दी हुई है 93%। ओके, ठीक,
साथ ही यहाँ पर द आउटलेट डिस्चार्ज इज एक्सियल, इसका मतलब जो हमारे पास VW2 है उसकी वैल्यू 0 है, VW2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, V2 ही हमारा VF2 बन के आ रहा है, तो VW2 क्या हो जाएगा 0, आउटलेट डिस्चार्ज क्या है एक्सियल है, ठीक है, तो हमारे पास V2 जो है वो VF2 के बराबर हो जाएगा और VR2 हमें दिखेगा, ठीक है, आउटलेट डायग्राम भी इसका बना लेंगे, इनलेट डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, ठीक है, पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है, तो या फिर पहले एक डायग्राम ही बनाओ, ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, डायग्राम मैंने कल भी बताया था आपको, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इनलेट होगा ऐसे, ये हो गया V1 और VR1 ऐसे आ रहा होगा, VR1, ये मेरे पास क्या होगा VF1, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा मेरे पास VW1 और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा U1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा U1, ये यहाँ से यहाँ तक है U1, ठीक है, डायरेक्शन क्या है ऐसी, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है इसे ऐसे रोटेट कराते हुए, तो ब्लेड कैसे जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये U1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये एंगल हो गया अल्फा, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा इधर से, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, क्लियर। उसके बाद आउटलेट कैसा है, आउटलेट में VR2 तो दिखेगा ऑब्वियस है, ठीक है, बट यहाँ पर जो होगा यही हमारा V2 होगा, किसके बराबर VF2 के बराबर, और यहाँ पर ये दिखेगा U2, ठीक है, ये दिखेगा हमारे पास U2, तो हमारे पास VW2 क्या हो गया 0, VW2 क्या हुआ 0। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये जो हमारे पास अल्फा है V1 में, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बीटा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास हो गया फाई, क्लियर। तो यहाँ जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है आपको 90 डिग्री, ठीक है, ये रेडियल जो सॉरी एक्सियल डिस्चार्ज, ध्यान से समझिएगा, इसे हम अभी तक रेडियल बोला करते थे क्योंकि कर्व वेन उसमें रेडियल डायरेक्शन की तरफ थी, इनलेट से आउटलेट की तरफ आते हुए वो रेडियल डायरेक्शन में थी, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है एक्सियल डायरेक्शन, तो एक्सियल फ्लो है यहाँ पर, यहाँ क्या बोलेंगे हम कि इट इज द आउटलेट एक्सियल फ्लो, डिस्चार्ज क्या है एक्सियल है, क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ से कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको H दिया हुआ है, ईटा ग्रोस दी हुई, सॉरी ईटा जनरेटर दी हुई है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें अगर एंगल फाइंड आउट दी एंगल थीटा एंड फाई, तो मुझे यहाँ पर थीटा बताना है एंड फाई बताना है, सॉरी थीटा एंड दिस अल्फा, थीटा एंड दिस अल्फा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर थीटा एंड अल्फा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताइएगा, ठीक है, थीटा अल्फा फाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो थीटा अल्फा फाई ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तो जरा देखिएगा यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ से देखिएगा ईटा जनरेटर की इफिशिएंसी क्या होती है, जो हमारे पास ग्रोस पावर आ रही है डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर, जो ग्रोस पावर डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर होती है ये हमारी ईटा जनरेटर की होती है, मतलब शाफ्ट पावर आपने कहां से निकाली थी, ईटा ओवरऑल से, ईटा ओवरऑल से शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई क्या थी वाटर पावर, तो शाफ्ट पावर के बाद जब हम जनरेटर यूनिट में उस शाफ्ट पावर का यूज करके पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब पावर प्रोडक्शन मेरी कितनी हो रही है 5 मेगावाट, बट जो शाफ्ट पावर आई है वो कुछ और होगी, ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ पर, तो वर्किंग अंडर हेड ऑफ 555 एंड डेवलप ए ग्रोस पावर और जनरेटर पावर 5 मेगावाट, तो मतलब ये शाफ्ट पावर नहीं है, 5 मेगावाट में शाफ्ट पावर नहीं है, इन चीजों को समझो, मैं बार बार इनके क्वेश्चन को अलग अलग वे में क्यों दे रहा हूँ जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमने परसों या कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें शाफ्ट पावर को हमने लिया था, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इफिशिएंसी दी हुई थी तो वहां से शाफ्ट पावर की बात हो रही है, यहाँ जनरेटर इफिशिएंसी की बात हो रही है, और साथ ही यहाँ ग्रोस पावर या जनरेटर पावर साफ लिखा हुआ है, तो वो मेरी 5 मेगावाट जनरेटर पावर और ग्रोस पावर है, वो शाफ्ट पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ईटा जनरेटर हो गया हमारा GP/SP, एंड साथ ही अगर हम ईटा ओवरऑल की बात करें, ईटा ओवरऑल की बात करें तो ये है हमारी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ईटा जनरेटर इंटू ईटा ओवरऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा GP/SP इंटू SP/WP, ठीक है। तो यहाँ से ये SP कैंसिल, क्या हुआ GP/WP, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से
WP को लेके चल रहा हूँ तो WP बेसिकली क्या हो जाएगा, वाटर पावर, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर वैल्यूज निकालनी है तो मुझे VW1 की वैल्यू चाहिए होगी, U1 की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये सब कहाँ पर मिलते हैं, जब हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पर चलें, ठीक है, या फिर जब हम VW1 U1 की वैल्यू कहीं ना कहीं ρg QH से निकालें, तभी तो हमें VF1 कहीं ना कहीं दिखेगा ना। तो VF1 के लिए हमें Q की वैल्यू चाहिए, Q किस में आता है, ρg QH में, ठीक है। तो वाटर पावर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रोस पावर जो हमारे पास ये 5 मेगावाट है, ठीक है, 5 मेगावाट, ठीक, 5 मेगावाट, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर ईटा जनरेटर कितनी है, ईटा जनरेटर 0.93 इनटू ईटा ओवरऑल 0.88, ठीक है, और इनटू में वाटर पावर है तो वाटर पावर क्या हो गई, ρg QH, ठीक है। तो ρg QH कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.93 इंटू 0.88। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ρg एंड h को इधर ले जाता हूँ, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000, g की वैल्यू 9.81 एंड h की वैल्यू जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई है 5.5। तो वैल्यू लिखिए और कैलकुलेट कीजिए q की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दी से मुझे बताइए q की वैल्यू कितनी आ रही है, सभी प्लीज जल्दी से q की वैल्यू बताइए, तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। q की वैल्यू कितनी आ रही है, q से हम क्या निकाल सकते हैं, VF1। आपको पता है डिस्चार्ज के बेसिस पर हमारे पास m डॉट एंट्री इक्वल टू m डॉट एग्जिट के हिसाब से हम m डॉट एंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब हम q की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से वैल्यू बताइए यहाँ पर, यहाँ q की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, π/4, कल भी हमने देखा था जो d स्क्वायर है माइनस में π/4 इंटू DH², ठीक है, ये हमारे पास एरिया हो गया जहां से वाटर फ्लो कर रहा है, ये वो एरिया है जहां से वाटर फ्लो कर रहा है, इनटू में क्या हो जाएगा, VF1, ठीक है। यही VF1 हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि Q की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करके निकाली। वेरी गुड संज्ञा जी, निवेदित जी, वेरी गुड, 113.23, ठीक है, 113.23, वेरी गुड, ठीक। यहां पर इसकी वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू 113.23, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखेंगे 113.23। तो यहाँ से अब जरा वैल्यू निकालिएगा, π/4 d² पता है आपको, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 4.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू VF1। सो VF1 यहाँ से आउटकम बताइएगा कितना आ रहा है, VF1 की वैल्यू बताइएगा कितनी आ रही है, ठीक है। मैं फर्दर आगे चल रहा हूँ, ठीक है, आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक। तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वैल्यूज हमने निकाल ली थी 4.5 एंड 2, ओके, ठीक है, हमने यहाँ पर Q की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक। चलिए फिर, तो यहाँ से अगर हमने VF1 की वैल्यू यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर हमें U1 की वैल्यू चाहिए, तो U1 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर U1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो हब का डायमीटर, एक जो हमारे पास रनर है उसका आउटलेट का डायमीटर। तो यार U की वैल्यू निकालने के लिए हम पाई इंटू D1n/60 में कौन सा वाला डायमीटर रखें, D हब रखें या फिर D आउटर वाला रखें, या फिर D आउटर केसिंग के हिसाब से रखें, कौन सा D रखा जाएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेम है, मतलब एक ही प्लेन की बात हो रही है। तो अगर हमें U की बात करनी है किसी भी एक ब्लेड के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम U के हिसाब से क्या लेते हैं, मीन डायमीटर, क्या लेते हैं, मीन डायमीटर। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास D है वो हमारा D मीन लिया जाएगा। यहाँ जो डायमीटर है, डायमीटर 4 कैलकुलेटिंग, याद रखिएगा इस चीज को, डायमीटर फॉर कैलकुलेटिंग द ब्लेड स्पीड मतलब सॉलिड स्पीड, ब्लेड स्पीड हम क्या लेते हैं, वी टेक D एज ए मीन, ठीक है। तो D मीन क्या हो जाएगा, यहाँ से D मीन हो जाएगा D प्लस D हब डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4, ठीक है, 4.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मतलब 6.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3.25 मीटर, ये हो जाएगा मेरा D मीन। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम U निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग U निकालेंगे, क्लियर, हाँ, ठीक है।
8.87, हाँ VF1 8.87, वेरी गुड, ठीक है 8.87, ठीक है 8.87, ठीक। ओके ओके निवेदित जी बताइए क्या हुआ चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर डी मीन हमारे पास आया 3.25 मीटर, ठीक है, डी मीन हो गया यहाँ पर 3.25 मीटर। अब इस u के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल पर, इसको हम फिर से बना लेते हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से ये है u1, ऐसे दिख रहा है यहाँ से चलता हुआ, ठीक है, ये u1 है, ये मेरे लिए vw1 है, ठीक है, ये मेरे लिए vw1 है, ये मेरे लिए vf1 है, ठीक है, और ये मेरे लिए vr1 है, ठीक है। ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली u1 में से vw1 घटा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी u1 माइनस vw1। अब हमें सिंपल सी बात है कि vw1 निकालना होगा। अभी हमने vf1 निकाल लिया, अभी हमने u1 निकाल लिया, ठीक है, हमने u1 की वैल्यू निकालिए पहले। u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से u1 या u2 दोनों ही सेम होंगे, और u1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पाई इंटू डी मीन इंटू पाई डी इंटू एन अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ पर एन भी आपको गिवन है, डी मीन भी आपको पता है, तो पाई इंटू डी मीन की वैल्यू कितनी है 3.25 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से मुझे u1 की वैल्यू बताइए जल्दी से, u1 की वैल्यू बताइए 25.52, बहुत बढ़िया 25.52, 25.52, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सांगे जी 2342 ये क्या है, ठीक है, चलिए 25.52, गुड निवेश जी, सांगे जी वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं और, ठीक है, यहां तक हो गया u1 की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट, ठीक। अब चलते हैं इस फिगर से, अब चलते हैं इस फिगर से। पहले मुझे vw1 निकालना है, तो मैं ये अब रफ कर रहा हूं यहां पर। vw1 के लिए आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी vw1 वाली बात हो तो आपको देखना है रनर पावर तो नहीं दी हुई या फिर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो नहीं दी हुई, इनमें से कुछ भी दिया होगा आप वहां से जा सकते हो। तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक्सेल फ्लो टरबाइन है भले से ये, बट इसका भी जो आपके पास जो एफिशिएंसी है वो अभी भी सेम रहेगी। मतलब जो हमारे पास रनर पावर है, बेसिकली जो हमारे पास रनर पावर है वो अभी भी क्या आ रही है, vw1 u1 प्लस vw2 u2 अपॉन में g, ठीक है, u2 अपॉन में g। अगर मैं रनर पावर की बात करूं डिवाइडेड बाई m डॉट g से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई vw1 u1 प्लस vw2 u2 अपॉन में g, मतलब पर यूनिट वेट के हिसाब से। तो हमारे पास अब ये पता है हमें vw2 क्या है 0, हमें पता है vw2 क्या है 0, तो vw2 की अगर वैल्यू 0 है तो यहाँ से फिर से ये चीज क्या बन के आ गई, vw1 u1 डिवाइडेड बाई g, रनर पावर विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, रनर पावर विद रेस्पेक्ट टू वेट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास vw1 u1 बाई g वैल्यू आ जाती है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब जरा हम इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी क्या हुआ करती है, इफिशिएंसी हुआ करती है vw1 u1 प्लस vw2 u2, ठीक है, vw1 u1 प्लस vw2 u2 इंटू m डॉट डिवाइडेड बाई m डॉट इंटू GH, ये मेरी क्या होती है ईटा हाइड्रोलिक, मतलब रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर, रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर, ये दोनों कैंसिल हो गए, vw2 0 है। आपको रनर पावर भी याद रखनी है, ये एक्सेल के लिए किया है मैंने, ये एक्सेल फ्लो टरबाइन के लिए बताया आपको, ये एक्सेल फ्लो टरबाइन के लिए है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि फ्रांसिस टरबाइन के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा ईटा एच की वैल्यू हमने कितनी रखी है 0.94 इक्वल टू vw1 हमें निकालना है, u1 हमें पता है 25.52 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 9.81, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू 5.5, ठीक। तो यहाँ पर vw1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से vw1 की वैल्यू निकालिए जल्दी से, ठीक है, vw1 की वैल्यू निकालिए वहां से, ठीक। उससे हम और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। फाइनली हमारे पास vf1 की वैल्यू 8.87 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। चलिए तो हमारे पास जो आउटकम आए हैं मैं उन्हें रख रहा हूं यहाँ पर बस, ठीक है। ठीक है,
ये चीज होगी। VW1 की वैल्यू बताइएगा आप, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं अल्फा एंड थीटा को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं अल्फा की बात करूं, तो अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, मुझे पता है VF1V, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई VW1। यहाँ से आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप tan अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा की वैल्यू निकालिए बेसिकली, ठीक है। और इस वाले डायग्राम से आप क्या निकाल सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा। ध्यान से समझिएगा, tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस VW1, VF1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस VW1। क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू निकालिएगा जल्दी से, ठीक है। और हम क्या लेके चलते हैं, आपको याद होगा अगर मुझे फाई निकालना है तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा यहाँ पर VF2 हमारे लिए क्या होगा, VF1 के बराबर डिवाइडेड बाई U2, और U2 किसके बराबर होगा, U1 के। तो हमारे पास ये फाई एंगल भी आ जाएगा, VF1 बाई U1 के सेंस में ये फाई एंगल आ जाएगा, ठीक है। तीनों एंगल निकालिए, आंसर बताइए जल्दी से। VW1 1.98, वेरी गुड। VW1 1.98 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अल्फा की वैल्यू जल्दी से, अल्फा देन थीटा एंड देन फाई, ठीक है। तीनों वैल्यू जल्दी से निकालिए, ठीक है, ठीक है। तीनों वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, तब तक हम फर्दर आगे चलते हैं। ओके, एंड tan फाई इक्वल टू VF2 जिसकी वैल्यू VF1 के बराबर है, U2 जिसकी वैल्यू U1 के बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल आप निकालिए, उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा, एट द इनलेट ऑफ एन axial impulse turbine rotor, the blade linear speed is 25 meter per second. The magnitude of absolute velocity is 100 meter per second, and the angle between them is 25 degree. The relative velocity and the axial component of the velocity axial component of the velocity remains the same between
between inlet and outlet, between inlet and outlet of the blades, of the blades. The blade inlet and outlet, a velocity triangle are shown in figure. Assuming no loss, the specific work in joule per kilogram is. मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन पैल्टन व्हील में भी करवाया था, याद होगा आपको, स्पेसिफिक वर्क के केस में. हाँ, यहाँ पर आंसर्स क्या आ रहे हैं जल्दी से बताइएगा. यहाँ पर आंसर्स क्या आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड. 77.41 एंड 159. हाँ, 159.35, वेरी गुड. एंड 19.16, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड. ये 159 आ रहा है सांगिया जी, 159. ठीक है, गुड. इतना चलेगा, बिल्कुल इतना अप्रोक्स में बिल्कुल चलेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 777.41 अल्फा. देन थीटा की वैल्यू आ रही है, 160.83 और 159.4. ठीक है, एंड साथ ही फाई की वैल्यू आ रही है 19.16. ठीक है, तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए प्रीवियस. ठीक है, चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें. ठीक है, और मैं इसका यहाँ पर डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, जो क्वेश्चन में प्लॉट डायग्राम दिया हुआ है उसे प्लॉट कर लीजिए. ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए कि डायग्राम की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 78. ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है 100. एंगल है यहाँ पर 25 डिग्री. ठीक है, साथ ही यहाँ पर ये दिया हुआ है 78, ये दिया हुआ है 78, एंड दिस इज 58.6, and this is 58.6, and this is 25 meter per second, meter per second, meter per second, meter per second, and meter per second. Okay, this is the value. ठीक है, this is the value. Clear? ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, ठीक, ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे. ठीक है, गिवन क्या क्या है, पहले गिवन को देख लीजिए. गिवन क्या क्या है यहाँ पर देखिए. ब्लेड लीनियर स्पीड है. ठीक है, ब्लेड लीनियर स्पीड है यहाँ पर. चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ अब. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, पहले गिवन डाटा को लिख लेते हैं. गिवन है हमारे पास U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इफ द इनलेट एट द इनलेट ऑफ एन एक्सियल इंपल्स टरबाइन रोटर द ब्लेड लीनियर स्पीड, द ब्लेड लीनियर स्पीड, अभी हमने समझा था ना ब्लेड लीनियर स्पीड क्या होती है, U1 U2 या U क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई हुई है इन्होंने. ठीक है, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, इनलेट एंड एक्सियल सॉरी आउटलेट जो दोनों डायग्राम है वो इस U को रेफरेंस लेके बनाए हुए हैं. ठीक है, तो इसे हम दूसरे रूप में भी बना सकते हैं जैसे हम जनरली बनाते हैं. ठीक है, तो इसे पहले एक बार कर लो आप, उसके बाद हम यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेटली भी बना लेंगे, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल बिटवीन देम इज 25 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जो हमारे पास V1 है उसकी वैल्यू दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर ये दिखा रखा है 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 25 डिग्री. ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 25 डिग्री. साथ ही फिर द रिलेटिव वेलोसिटी एंड द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एक्सियल कंपोनेंट है ये वाला
समझिएगा इस चीज को, जो इसका एक्सेल कंपोनेंट है ये वाला, तो ये है मेरे पास VF1, ये है मेरे पास VW1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सेल कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, ये वाला, इसे मैं बोलूंगा VF2, ठीक है। पहले इसे पूरा और आगे देख लेते हैं, ठीक है। एट द आउटलेट द ब्लेड इनलेट आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आर शोन इन द फिगर। तो अब आप एक सिंपल सी बात बताइएगा मुझे, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू है वो बेसिकली किसकी है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि ये जो आपके पास 78 है और 78 है, तो अब जरा एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप क्या करो, ब्लेड अपने माइंड में सोचो, क्योंकि भाई हमारी अप्रोच क्या है, ब्लेड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये बेसिकली किसका डायग्राम है, अगर आप देखते हो तो ये बेसिकली है एक्सियल इंपल्स टरबाइन, इट इज नॉट ए रिएक्शन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एक्सियल इंपल्स टरबाइन का ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर 78 और 78 साफ देखो, यहाँ VR1 एंड VR2 सेम दी हुई है ना। अगर रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, याद करो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो हमारे पास जो फ्लो पाथ की वजह से जो हमारे पास VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2 होता है यूलर फॉर्मूले में, वो एनर्जी तो जीरो हो गई ना। उन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर जीरो हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ही मिल रही है इस पर, उसी से हमारी पावर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर VR2 बराबर VR1 क्यों है, क्योंकि इंपल्स टरबाइन है, सिर्फ इंपल्स रिएक्शन टरबाइन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है 78 और 78 का हिसाब आ रहा है यहाँ पर, ठीक। चलिए तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा V1 ऐसे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर V1 ऐसे जा रहा है, U1 यहाँ पर ऐसे होगा, इसे थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, VR1 इक्वल टू VR2, सो इट इज एक्सियल इंपल्स टरबाइन, ठीक है। तो यहाँ पर V1 ऐसे दिखाया मैंने, ठीक है, ये हो गया किसका, V1 का पार्ट। U1 कैसे दिखेगा मेरा, U जो है सॉरी, ठीक है, ये हाँ यहाँ पर V1 एंड VW1 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। VW1 यहाँ नहीं, VW1 यहाँ तक, V1 का पार्ट ना, ये तो हमारे पास VR1 है, तो V1 का वर्ल्ड कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला। तो जरा समझिएगा, यहाँ से V1 ये हुआ, ठीक है, और U1 हमारे पास कितना है, U1 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25, तो U1 की वैल्यू आपने 25 ले ली, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो है मेरा VR1, जिसकी वैल्यू क्या है, 78, ठीक है। अब 78 के बाद जो ये वाला पार्ट आएगा इसे मैं बोलूंगा VF1, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। साथ में जो हमारा V1 का ये वाला पार्ट होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, VW1, वो क्या होगा, VW1। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो हमने क्या किया है, इसे इस तरह से बना दिया है, इसे इस तरह से बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायग्राम भी आ सकते हैं, बस आपको देखना आना चाहिए कि V1 है तो V1 बनाओ, U1 कहाँ से आएगा, इस पॉइंट से कितना एंगल, अगर ये 25 है तो ये 25, इसका मतलब ये 25 है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपको 25 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम से सोचो, इस चीज को जो हम पढ़ते आए हैं आप उस तरीके से लेके जाओ इसे। ऐसे ही अगर हम आउटलेट की बात करें तो आउटलेट पर क्या हो रहा होगा, आउटलेट यहाँ से बना लेते हैं, आउटलेट, ठीक है। आउटलेट पर क्या हो रहा होगा, ये चीज ऐसे जा रही है, तो 78 क्या है मेरा, VR2, ये हो गया VR2 क्या है, 78, जो कि इसके बराबर है VR1 के, इसका मतलब एक्सियल इंपल्स फ्लो है। उसके बाद 58 क्या होगा मेरे पास, 58 होगा V2, 58 है मेरे पास V2, ठीक है, 58 है V2। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट आएगा वो है मेरा VF2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास 25 है, जो 25 है वो V2 से आगे का है ना, मतलब ये वाला, और कहाँ से U डायरेक्शन ऐसे, देखो U की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, तो ये वाली ऐसे ही तो होगी क्योंकि ब्लेड ऐसे घूम रहा है, तो U1 भी ऐसे जा रहा है और U2 भी ऐसे जा रहा है, तो ये U1 है ये U2 है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है 25 के, ठीक है। साथ ही हमारे पास V2 का ये तो पार्ट हुआ VF2, और ये वाला पार्ट ऐसे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, VW2। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि VW2 जीरो है, ये एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है, इसमें VW2 हमने जो डायग्राम था वेलोसिटी डायग्राम उसमें जीरो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है ये एक्सियल प्योर एक्सियल फ्लो है, मतलब एक तरह से होता है ना, आउटलेट जो डिस्चार्ज है वो हमारा अगर प्योर एक्सियल निकलेगा तो हमारे पास जो टरबाइन का वर्क है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बट अगर नहीं निकल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम पावर की बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पे समझिएगा, जैसा वेलोसिटी डायग्राम है वैसा ही हमें यहाँ पे प्लॉट करना होता है, ठीक है।
अब हमारा एज्यूमिंग नोट द स्पेसिफिक वर्क बताना है। तो स्पेसिफिक वर्क कितना होता है, अब स्पेसिफिक वर्क के बारे में सोचो। स्पेसिफिक वर्क की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो रनर पावर होती है, जो रनर पावर होती है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है m डॉट इंटू VW1 U1 प्लस VW2 U2। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक वर्क की बात करूं तो यहाँ पर यूनिट देखिएगा जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम। जबकि रनर पावर की बात करते हैं तो हमारे पास रनर पावर किसमें है, एक तरह से जो हमारे पास ये पावर है वो जूल पर सेकंड में है। ये वाली जो चीज है ये किसमें है, जूल पर सेकंड में है। ये है हमारे पास जूल पर सेकंड। तो आप एक काम करोगे, अगर किलोग्राम पर सेकंड से इसे डिवाइड कर दो, अगर आप इस रनर पावर को किलोग्राम पर सेकंड से मतलब m डॉट से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2 डिवाइडेड बाई m डॉट, तो अब क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाई किलोग्राम पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो m डॉट से m डॉट कैंसिल, और हमारे पास यही क्या है, यही है हमारे पास स्पेसिफिक, यही है हमारे पास स्पेसिफिक वर्क। ये है मेरे पास रनर पावर डिवाइडेड बाई m डॉट, ये है मेरा स्पेसिफिक वर्क, है ना। तो आपको निकालना है VW1 U1 प्लस VW2 U2। ठीक है, तो अभी आपको पहले VW1 निकालना है, पहले VW1 निकालिएगा, फिर VW2 निकालिएगा। ये दो हमारे लिए टास्क हो गए। U1 एंड U2 निकालना है, वो आपको दिया हुआ है। तो टास्क हमारे लिए VW1 एंड VW2 निकालना है, बेसिक जो हमारा टास्क है। ठीक है, तो आप चलिए उधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, VW1 एंड VW2 की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। गिवन हमने सारी चीजें लिख ली, डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सबसे पहले डायग्राम को प्लॉट करते हैं और अच्छे समझते हैं कि डायग्राम है क्या। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप जल्दी इनके आंसर्स भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है VW1, U1 हमें पता है, U2 पता है। तो VW1 कैसे निकलेगा, अगर मैं VW1 की बात करूं तो मुझे या तो VF1 पता होना चाहिए या V1 पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप VW1 सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, VW1 सीधा निकाल सकते हैं, कहाँ से, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के ट्राइंगल से। देख रहे हो, V1 का कोस 25 क्या हो जाएगा, VW1। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, VW1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। ठीक है, उसके बाद चाहिए मुझे VW2। अब ये VW2 कैसे निकलेगा, मुझे V2 पता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर V2 पता है, साथ ही ठीक है मुझे यहाँ पर V2 पता है और साथ में और क्या पता है, 25 ये पता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 78 का, देखिए एंगल देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास 25 है। ठीक है, ये मेरे पास 25 है। ठीक है, और ये मेरे पास 78 है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे निकालना है VW2। तो देखिएगा इसमें कि VW2 निकालने के लिए अगर मैं VF2 निकाल सकूं तो मैं यहाँ से इजीली VW2 निकाल सकता हूं, अगर मुझे VF2 पता लग जाए। क्योंकि आपको पता है V2 ये है, VF2 अगर मुझे पता लग जाए, ठीक है, तो VW2 आप पाइथागोरस से इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि V2 पता है, एंगल के उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो VW2 निकालने के लिए मुझे VF2 चाहिए। और आपको साफ बोला गया है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि द रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट दिस मच एंड दिस मच। रिलेटिव कौन से हैं, VR1 एंड VR2 दोनों बराबर हैं। साथ ही ये भी बोला गया है कि एक्सियल फ्लो कंपोनेंट जो हैं वो भी बराबर हैं। क्वेश्चन में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर VF1 बराबर है VF2, यहां से देखिएगा। तो अगर VF1 बराबर VF2 है तो मुझे VF1 पता लग जाए तो मैं VF2 निकाल सकता हूं और वहीं से मैं VW2 निकाल सकता हूं फिर। ठीक है, तो पहले आप यहां से VW1 की वैल्यू, देन VF1 की वैल्यू। VF1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 का साइन 25, V1 का साइन 25, ये क्या हो जाएगा VF1। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है VF1 बराबर है VF2, सो VF2 की वैल्यू भी V1 साइन 25 आ जाएगी। उसके बाद VW2 की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द पाइथागोरस यहाँ से, ठीक है, थ्योरम से क्या हो जाएगा, VW2 का स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर। ठीक है, VW2 बराबर है ना, ये VF2 कहां से है, VF1 से। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है बस और आंसर निकालना है। जल्दी से मुझे आंसर बताते रहिए।
90.63 is the VW1. 90.63 मीटर पर सेकेंड इज द VW1. वेरी गुड. ठीक है, गुड. ठीक, VW1. देन VF1, देन VF1. जल्दी से बताइए आंसर इसका. ठीक है, फिर ये वैल्यू ही हमें इसमें पुट करनी है, जो कि मेरे पास यहाँ पर स्पेसिफिक वर्क है. तो स्पेसिफिक वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा मेरा VW1 U1 प्लस VW2 U2. दिस मच इज द स्पेसिफिक वर्क जूल पर किलोग्राम. ठीक है, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए. 42.26 VF1 42.26. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 42.26. ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको यहाँ से V2 की वैल्यू क्या है 58.6 का स्क्वायर माइनस 42.26 का स्क्वायर. ठीक है, इसका अंडर रूट. ये हमारे लिए आ जाएगा क्या, VW2. ठीक है, जल्दी से 39.72 अप्रोक्स में आ रहा है, अप्रोक्स में आ रहा है. इट विल कम आउट एज 40.39. इट विल कम आउट एज 40.59. 40.59. ठीक है, VW2 कम आउट एज 40.59. ठीक है, ठीक 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 है. 39.72 इज बिल्कुल अप्रोक्स में है. ठीक है, तो VW1 की वैल्यू लिखिएगा 90.63 इंटू U1 की वैल्यू 25, मतलब 25 को या तो बाहर ले लो. ठीक है, प्लस में VW2 कितना हो गया 40.59 इंटू 25. ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जल्दी से बताइएगा. ठीक है, यहां से आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि VF1 यहां से VF2 के बराबर है, VR1 यहां से VR2 के बराबर है. ये क्वेश्चन में दिया था और हमें यहां से दिख भी रहा है. ठीक है, और यहां से यहां तक की वैल्यू है VW1 और यहां से यहां तक की वैल्यू है VW2. ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ऐसी और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसी. ठीक, 3280. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 3280, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो यहाँ पर वर्क आ गया हमारा 3280 जूल पर किलोग्राम. ठीक है, 3280 जूल पर किलोग्राम, ये मेरा आया स्पेसिफिक वर्क. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन समझ रहे हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को बिना देखे, बिना समझे फ्लूइड मशीनरी के, और आप सोचते हैं कि फ्लूइड मशीनरी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये तो इजीली हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, या फिर कि इसके बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं तो बेकार है पढ़ना इसे, तो ये चीज़ अपनी भ्रांतियों को निकाल दो. देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है. ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम बनाना आता है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने वाला है. अगर ये डायग्राम आपको बनाना आता है कि इनलेट पर आपको जो एक्चुअल में दिया है, एक्चुअल में तो सिर्फ ब्लैक कलर से ये डायग्राम दिया हुआ था. ठीक है, इसको आपको देखना है कि ये हमारा इनलेट है तो ये इनलेट वाला इफेक्ट दिखाया, ये हमारा आउटलेट है तो आउटलेट वाला इफेक्ट दिखाया. उसमें हमने VF1 को देखा तो ये देख लिया, ऐसे ही हमने VF2 को देखा तो ये देख लिया, VW2 देखा, VW1 देखा. आपको पता है स्पेसिफिक वर्क में मुझे ये चीजें चाहिए होंगी, तो ये चीजें मुझे कहां से मिलेंगी, एक तो एंगल से मिलेंगी, साथ ही जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि एक्सियल फ्लो कंपोनेंट हमारा बराबर है. ठीक है, तो उसी के कोरिस्पोंडिंग हमने ये चीज कर ली. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी होते हैं. ठीक है, बट देखने में लगते हैं टफ, तो आपको ये अप्रोच भी आनी चाहिए. ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल की डायग्राम की भी अप्रोच आपको आनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है. तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक टाइप का फ्लूइड मशीनरी का क्वेश्चन मैं करा सकूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कभी भी आप फंसो ना. ठीक है, चलिए फिर तो अब आगे चलते हैं हम. ठीक है, ये हुआ हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से हमने समझ लिया. एक्सियल फ्लो टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो मैंने इंपल्स टरबाइन से ही कराया और इससे पहले क्या करवाया था, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, मतलब कैप्लान से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया आपको. तो दोनों चीजें आपने समझ लिया कहीं ना कहीं. ठीक है, अब हम चलते हैं उसमें. देखिएगा उसमें कैप्लान में क्या था, ट्राइंगल ऐसे नहीं बन रहा था, ट्राइंगल ऐसे नहीं बन रहा था. कैप्लान में क्या हो रहा था, कैप्लान में ट्राइंगल ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे आके बन रहा था. ये VR1 था, ये V1 था, ये VF1 था.
है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल कैसा किस वाली डायग्राम में बनता है, ठीक है। और ये क्यों बनता है ऐसा, वो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास जब लोअर हेड हो जाता है तो एनएस हमें ज़्यादा चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे पास फ्लो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हमें ब्लेड प्रोफाइल ऐसे लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं एकदम, ठीक है। तो इन चीज़ों को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। फ्लूइड मशीनरी को आप एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस एक बार एक छोटा सा रिवीजन लेने की जरूरत है आपको, ठीक है। एक बार रिवीजन आपने ले लिया उसका फ्लूइड मशीनरी का, बेस्ट है फिर, ठीक है। आप कभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं फिर, ठीक है। चलिए फिर अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। कंटेंट को अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं हम यूनिट क्वांटिटीज की तरफ, ठीक है। यूनिट क्वांटिटीज, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मैंने आपसे स्पेसिफिक स्पीड की बात की हुई है कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है वो मैंने बात की हुई है, ns इक्वल टू n अंडर रूट p अपॉन h की पावर 5/4, है ना। बट अगर आपसे यूनिट क्वांटिटीज का मीनिंग क्या होता है कि ये एक इस तरह की अरेंजमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से आप एक पर्टिकुलर टरबाइन को एक पर्टिकुलर हेड पर उसकी पावर निकाल सकते हो, एक पर्टिकुलर हेड पर डिस्चार्ज निकाल सकते हो, एक पर्टिकुलर हेड पर स्पीड निकाल सकते हो। तो मतलब अगर आप हेड चेंज करते हो तब भी आपके अगर वही टरबाइन है, मतलब आपने टरबाइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं की है, उसके डायमीटर्स वगैरह को चेंज नहीं किया है, ठीक है, तब उसकी कंडीशन में किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम वो बात कर रहे हैं। देखिएगा अभी जो बात होने वाली है विद इन हाफ एन आवर, उस बात में आप कंफ्यूज बिल्कुल होगे अगर आप आधे घंटे तक बात को नहीं सुनोगे तो। देखिए सिंपल सी बात है कि आपने पहले जो आपने बात की थी वो पढ़ा था स्पेसिफिक स्पीड। इट इज द स्पीड ऑफ ए ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन विच वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड एंड प्रोड्यूसिंग ए यूनिट पावर, ठीक है। तो वो था हमारे पास ns, ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड थी उस पर्टिकुलर टरबाइन की, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन की स्पीड थी, ठीक है। तो यहाँ पर ns जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड थी वो इस चीज को बताती है कि यहाँ पर यूनिट हेड पर यूनिट पावर प्रोड्यूस हो जाए तो उस पर जो स्पीड होगी टरबाइन की वही मेरी स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। अब क्या है, अब है ऐसी ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन की बात हो रही थी यहाँ पर। अब क्या है, अब ये है कि आपके पास टरबाइन सेम है, एक टरबाइन है, उसको हमने एक पर्टिकुलर दूसरे हेड पर रख दिया, तब वो कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है या कितना डिस्चार्ज कर रही है, ये सारी चीजें हमें रिलेट करनी होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यूनिट क्वांटिटीज को लिखेगा, यूनिट क्वांटिटीज की कुछ डेफिनेशन लिखेगा। यूनिट क्वांटिटीज जब हम इनके क्वेश्चंस कर लेंगे ना, ठीक है, एंड मॉडल प्रोटोटाइप टेस्टिंग की बात करते हैं। एक होती है यूनिट क्वांटिटीज, एक होती है स्पेसिफिक स्पीड एंड एक होती है मॉडल प्रोटोटाइप टेस्टिंग। ये तीनों चीजें एक जैसी लगती हैं बट इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मॉडल प्रोटोटाइप टेस्टिंग, ये तीन चीजें होती हैं जिनमें हमारे रिलेशन आते हैं कुछ, और ये रिलेशन आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे कि कहां पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट क्वांटिटीज में लिखेगा, सबसे पहले यूनिट स्पीड लिखेगा। यूनिट क्वांटिटीज के अंदर यूनिट स्पीड, इसकी डेफिनेशन लिखेगा। यूनिट स्पीड, इसकी डेफिनेशन लिखेगा। It is the speed of a turbine. It is the speed of a turbine under unit head. It is the speed of a turbine under unit head. It is the speed of a turbine under unit head or the head of 1 meter. Or the head of 1 meter. It is the unit speed. ठीक है, NU इसे बोल देते, NU, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूनिट डिस्चार्ज, उसके बाद लिखेगा यूनिट डिस्चार्ज, इसे हम बोलते हैं QU, इसे हम बोल देते हैं QU, ठीक है। इसमें लिखेगा इट इज द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन, इट इज द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन अंडर यूनिट हेड, अंडर ए यूनिट हेड, इट इज द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन अंडर ए यूनिट
हेड, ठीक है। उसके बाद या फिर और अंडर 1 मीटर हेड, और अंडर 1 मीटर हेड, ठीक है। उसके बाद यूनिट पावर, इसे हम बोलते हैं PU, यूनिट पावर, ठीक है। उसके बाद लिखेगा यूनिट पावर PU, इट इज द शाफ्ट पावर, लिखिएगा इसमें, इट इज द शाफ्ट पावर जनरेटेड, इट इज द शाफ्ट पावर जनरेटेड अंडर ए यूनिट हेड, it is the shaft power generated under a unit head, it is the shaft power generated under a unit head, okay, ठीक। चलिए तो अब जल्दी से इसे देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिएगा हमने बात की थी, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक टरबाइन ये है, ठीक है, ये अंडर यूनिट हेड कितना जो आपके पास पहले स्पीड, अगर मैं n की बात करूं तो अंडर यूनिट हेड ये कितनी स्पीड लेके आ रही है उसे हम यूनिट क्वांटिटी बोलते हैं, और यूनिट क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टरबाइन एक कांस्टेंट होती है। यूनिट क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टरबाइन, सेम साइज सेम शेप सब कुछ सेम, ठीक है। उसके लिए ये जो टरबाइन के लिए हमारे पास जो यूनिट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर मैं यूनिट क्वांटिटी को रिलेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं उसे हायर हेड पर भी रिलेट कर लूंगा, बट उस हायर हेड पर उसकी जो स्पीड है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। अभी इस चीज को हम धीरे धीरे समझते हैं कैसे। आपको पता है अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं, इसे फर्स्ट लिख के फर्स्ट हेडिंग डालिएगा यहाँ पर ऐसे फर्स्ट, ठीक है। उस फर्स्ट में हम इसे बात कर रहे हैं यूनिट स्पीड को, क्या U इक्वल टू क्या होता है पाई DN, ठीक है, y60, U इक्वल टू क्या हो जाता है पाई DN y60, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यूनिट स्पीड की बात करूंगा तो मैं यूनिट स्पीड में स्पीड की ही तो बात लेके चलूंगा ना यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं n से हमें रिलेट करती हुई दिख रही है, n से हमें रिलेट करती हुई दिख रही है। हमें क्या लेके चलना होता है n को, यूनिट स्पीड का मतलब क्या हुआ n से रिलेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ u को, तो u अंडर रूट क्या हो जाती है, कल भी हमने देखा था स्पेसिफिक स्पीड बनाते हुए हम रिलेशन लेके चलते हैं कुछ, ऐसे ही यहाँ पर भी यूनिट क्वांटिटी बनाते हुए हम एक रिलेशन लेके चल रहे हैं, क्या u इक्वल टू पाई DN/60 एंड u इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो हम यहाँ u को कैसे क्या बोल सकते हैं, u इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h, ठीक है। तो यहाँ पर इसे अगर मैं अंडर रूट h के प्रोपोर्शन बोल देता हूँ तो ये अंडर रूट h प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, पाई DN/60, मतलब अगर मैं पाई और d को हटा दूं तो सॉरी पाई एंड 60 को हटा दूं तो अंडर रूट h क्या हो जाएगा, अंडर रूट h प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा d इंटू n, या फिर अगर मैं यहाँ पर सीधी इस तरह से बात करूं कि dn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h, ठीक है, dn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h, ठीक है। यहाँ पर इसको हम u के बराबर लिख सकते हैं या अंडर रूट h के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से dn प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h आ जाएगा। तो यहां से अब एक चीज सोचिएगा, यहां से अब एक चीज सोचिएगा हमेशा कि अगर मैं बात करना हूं इस चीज की तो मैं यहाँ d को एलिमिनेट करते हुए कोई और टर्म नहीं लेके आऊंगा, जैसे कल स्पेसिफिक स्पीड में लेके आए थे, याद करो स्पेसिफिक स्पीड में हमने d को हटाने की कोशिश की थी और उस d की वैल्यू किसके टर्म में लेके आते हैं हमने वो चीज यूज की थी स्पेसिफिक स्पीड में, है ना। स्पेसिफिक स्पीड में हमने d को हटाने के लिए दूसरा जो d के बराबर वैल्यू आया था हमने उस चीज को लेके चले थे, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। बट यहां पर क्या है, यहां पर मतलब स्पेसिफिक स्पीड क्या हो सकती है, स्पेसिफिक स्पीड अलग अलग साइज के लिए भी बराबर हो सकती है, वो शेप के लिए सेम होगी, अलग अलग साइज के लिए बराबर हो सकती है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्पेसिफिक स्पीड में हमने d को ऐसे नहीं हटा दिया था, हमने d को क्या लिया था, किसी एक पर्टिकुलर दूसरे पैरामीटर्स में कन्वर्ट करके फिर d की वैल्यू रखी थी, याद करो, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पीड होती है वो हमारी ज्योमेट्रिकल सिमिलर है, ना कि हमारी साइज के बराबर भी है। साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर है इस चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट क्वांटिटीज में क्या है, यूनिट क्वांटिटीज में हम एक टरबाइन की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर टरबाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पर्टिकुलर टरबाइन की बात कर रहे हैं इस यूनिट क्वांटिटीज के अंदर। इसका मतलब हम इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट, जबकि अभी तक हमने d को कांस्टेंट नाम नहीं माना था, याद होगा आपको, d को हमने किसी और रूप में कन्वर्ट किया था,
ठीक है, जबकि यहाँ पर d को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच या n अपॉन अंडर रूट एच इक्वल टू k। इसे हमने कांस्टेंट ले लिया k। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं द स्पीड, यूनिट क्वांटिटी क्या होती है, द स्पीड। ठीक है, यहां पर स्पीड की बात हो रही है, यूनिट स्पीड की बात हो रही है, तो क्या है, द स्पीड विच इज कम अंडर द यूनिट हेड। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू क्या लिखोगे 1 मीटर, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी NU। अगर आप h की वैल्यू 1 मीटर लिखोगे तो n क्या हो जाएगा, पहले इस सीरीज से चलो, अगर h की वैल्यू 1 मीटर लिखोगे तो जो स्पीड आएगी, जो n आएगी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, यूनिट स्पीड के। अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी, अंडर ए यूनिट हेड हमारे पास जो स्पीड होती है वो यूनिट स्पीड कहलाती है। तो यूनिट स्पीड हो गई उस पर्टिकुलर टरबाइन की NU। ठीक है, तो अब यहां से जरा वैल्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से k क्या हो जाएगा, k बराबर NU अपॉन में 1। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, NU। तो यहां से हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, यहां से एक फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे लिए क्या, कि n अपॉन अंडर रूट एच इक्वल टू NU, या NU बराबर n अपॉन अंडर रूट एच। ये है हमारी यूनिट स्पीड, ये है हमारी यूनिट स्पीड। ठीक है, उम्मीद है यहां पर ये समझ में आया होगा आपको कि d जो है वो हमने कांस्टेंट माना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टरबाइन की बात हो रही है। जल्दी से जल्दी समझ में आया तो थम्स अप कीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए जल्दी से, नहीं तो फिर थम्स अप कीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यूनिट स्पीड समझ में आ जाएगी तो फिर यूनिट डिस्चार्ज भी वैसे ही एंड यूनिट पावर भी वैसे ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं यूनिट डिस्चार्ज की। यूनिट डिस्चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, Q की वैल्यू क्या होती है, A इंटू यू। ठीक है, A क्या हो गया π/4 d स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि U क्या हो जाएगा, U हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2GH। इसका मतलब यहाँ पर U को हम प्रोपोर्शनल मान सकते हैं H के, तो जरा लिखिए π/4 d स्क्वायर अंडर रूट H के। Q क्या हो गया, प्रोपोर्शनल है ना, π/4 को भी हटा दो, क्या बचा d स्क्वायर अंडर रूट एच। अब यहाँ पर d क्या है, d तो कांस्टेंट माना हुआ है, एक पर्टिकुलर टरबाइन के लिए ही बात कर रहे हैं सारी, तो q प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, अंडर रूट एच के, यानी कि q इक्वल टू k अंडर रूट एच। ठीक है, तो यहाँ से हमने q अपॉन अंडर रूट एच को क्या के बराबर लिख दिया, k के। अब यूनिट क्वांटिटी के हिसाब से चलो लेके इसे, इसकी डेफिनेशन को क्या, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ अंडर ए यूनिट हेड जो डिस्चार्ज होता है वो मेरा QU कहलाता है, तो जरा इसमें वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, k बराबर QU अपॉन में 1 का अंडर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर QU, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, QU बराबर Q अपॉन अंडर रूट एच। ये हमारे लिए क्या आ गया, यूनिट डिस्चार्ज। गुड संजय जी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे लिए आ गया यूनिट डिस्चार्ज, QU इक्वल टू Q बाई अंडर रूट एच। ठीक है, QU इक्वल टू Q बाई अंडर रूट एच, दिस इज द यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बट आपको बस ये थोड़ा प्रोसेस और समझना है। प्रोसेस समझने के बाद इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट पावर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट पावर की, तो P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, m डॉट GH या फिर रो G QH, ये हमारे पास होती है पावर। तो पावर के सेंस में अगर हम बात करें तो पावर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी, रो कांस्टेंट है, ठीक है, G कांस्टेंट है, क्या बचा QH। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू Q, अभी हमने क्या देखा था, Q किसके प्रोपोर्शनल था, Q अभी हमने देखा था Q प्रोपोर्शनल है अंडर रूट H के, तो हम सीधा यहाँ अंडर रूट H लिख सकते हैं, इनटू में H। ठीक है, चाहे तो Q को π/4 d स्क्वायर इंटू यू लिखो, U को फिर से आप अंडर रूट H लिखो, आपकी मर्जी है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो P प्रोपोर्शनल टू π/4 d स्क्वायर इंटू यू इंटू H। ठीक है, तो यहाँ से P प्रोपोर्शनल टू ये d स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, U की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट H इंटू H, तो अंडर रूट H इंटू H, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2। तो यहाँ से याद रखिएगा हमेशा
P अपॉन एच की पावर 3/2 इक्वल टू के। सो अगर हम डेफिनेशन पर जाएंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, पावर हेड हमारे 1 मीटर पर पावर कितनी आनी चाहिए, यूनिट पावर। ठीक है, तो पी यू आना चाहिए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, पी यू अपॉन में एच की पावर 1 की पावर 3/2 मतलब पी यू। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये आया, पी यू इक्वल टू पी अपॉन में एच की पावर 3/2। हमेशा याद रखिएगा यहाँ 3/2 है, यहाँ 5/4 नहीं है, जबकि जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसमें 5/4 हुआ करता है। ठीक है, और p की पावर में अंडर रूट हुआ करता है। तो वो जो चीज है वो इससे थोड़ा सा डिफर कर रही है, तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर जो यूनिट पावर है हमारे पास वो कितनी मिल रही है, p अपॉन एच की पावर 3/2। क्लियर? ठीक है, उम्मीद है यहाँ से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, यूनिट क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी। अब हम इन यूनिट क्वांटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इन यूनिट क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन लिखिएगा यूनिट क्वांटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, गेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट क्वांटिटी से। ठीक है, ईएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट क्वांटिटी से। ठीक है, p अपॉन एच की पावर 3/2 आ रहा है एक में आ रहा है q अपॉन एच की पावर 1/2, एक में आ रहा है n अपॉन एच की पावर 1/2। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा फॉर यूनिट क्वांटिटीज, कंफ्यूज मत होना आगे, अभी लिखेगा ए टरबाइन डेवलप्स 500 kilowatt power under a head of 100 meters at 200 rpm. What would be its normal speed and output power under a head of 81 meters. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिएगा जो आपने अभी रिलेशन देखे हैं ना, उन रिलेशन को थोड़ा आउटकम में और देख लो आप एक बार। उन रिलेशन को एक सेकंड थोड़ा आउटकम में और देख लो। क्या मैंने आपसे बोला कि n अपॉन अंडर रूट एच बराबर है NU। अब मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टरबाइन के लिए अगर हम टरबाइन को चेंज नहीं कर रहे तो पर्टिकुलर टरबाइन के लिए NU क्या होने वाला है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर उसी टरबाइन को हम किसी और हेड पर रख दें तो यहां से क्या निकल के आएगा, N1 अपॉन अंडर रूट H1 बराबर N2 अपॉन अंडर रूट H2। ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है उसी पर्टिकुलर टरबाइन की। ये दूसरे हेड पर रखा है, ये किसी और हेड पर रखा है, तो यहाँ पर जो स्पीड होंगी वो S से इसके रिलेशन में रहेंगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा यूनिट स्पीड के लिए हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो Q अपॉन अंडर रूट H बराबर QU है ना, तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन अंडर रूट H1 इक्वल टू Q2 अपॉन अंडर रूट H2। ऐसे ही थर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, PU या P अपॉन H की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 बराबर P2 अपॉन H2 की पावर 3/2। अब उम्मीद है आप ये क्वेश्चन अब इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है, ए टरबाइन, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ए टरबाइन डेवलप्स 500 किलोवाट पावर अंडर ए हेड ऑफ 100 मीटर्स। इसका मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर हेड की बात करूं, मतलब H1 लेके चल रहा हूं मैं 100 मीटर, तो उस पर जो मेरे पास पावर आ रही है P1 वो 500 है। तो आप जो पावर और हेड का रिलेशन कौन सा होता है, PU है ना, तो यहां से PU की वैल्यू निकालिए, P1 अपॉन H1 की पावर 3/2 है कि नहीं, PU बराबर P1 अपॉन H1 की पावर 3/2। तो यहां से आप PU निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली इसे किसके बराबर रख लो कि एट 200 आरपीएम, साथ में यहाँ पर 200 आरपीएम भी है।
ठीक है, तो हमारे पास जो N1 है वो 200 आरपीएम भी दे रखा है, ठीक है, N1 की वैल्यू 200 आरपीएम भी। व्हाट वुड बी इट्स नॉर्मल स्पीड एंड आउटपुट पावर, तो पहले आउटपुट पावर को ही कंप्लीट कर लेते हैं 81 पर। तो चाहे तो आप पीयू की अलग से वैल्यू निकाल लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, पीयू की अलग से वैल्यू निकाल के फिर उसको किसके बराबर रख दो, P2 अपॉन H2 की पावर 3/2, या फिर डायरेक्टली इसी से कर लो, ठीक है, आपकी इच्छा है, ये सिंपल मैथ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं P1 की वैल्यू रखूंगा तो 500 किलोवाट है, तो किलोवाट में आंसर आएगा, फिर 500 अपॉन H1 की वैल्यू है 100 की पावर 3/2 बराबर P2 हमारे पास वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाई H2 कितना है 81 की पावर 3/2, तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकल सकती है इजीली। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, आप चाहे तो PU की वैल्यू निकाल के करो, बट क्यों इतना लेंदी करना, सीधा यहाँ से डायरेक्टली कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर N के हिसाब से देखो, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने NS क्यों नहीं लिया, स्पेसिफिक स्पीड क्यों नहीं ली, क्यों, N अंडर रूट P अपॉन H की पावर 5/4 ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर NS के हिसाब से लेके चलूं तो हमारे पास दोनों अननोन आ रहे हैं ना, NS तो ठीक है, इसके लिए इस टरबाइन के लिए एक होगा जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा, P भी है मेरे पास, हेड भी है मेरे पास, N भी है मेरे पास, तो उस पर्टिकुलर टरबाइन का NS तो मिल जाएगा। बट दूसरी कंडीशन में भी NS हमारे पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट उसके उसमें पूछा क्या है, N भी पूछा है और P भी पूछा है, N2 भी पूछा है, P2 भी पूछा है, H दिया हुआ है, तो दो अननोन है ना, दो अननोन को कैसे निकाल सकते हो स्पेसिफिक स्पीड वाले फॉर्मूले से, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर में हम कौन सी चीज लगा सकते हैं। भाई NS तो लगा सकते थे यहाँ, बट कहीं ना कहीं हम किस तरह से यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, P2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, मुझे आंसर बताइए जल्दी से। 364.5, एक सेकेंड, दिस विल कम आउट एज 364.5, वेरी गुड वेरी गुड, 364.5 एंड N1 इक्वल टू 180 आरपीएम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास NU क्या हो जाएगा, N1 अपॉन H की पावर H1 एंड N2 अपॉन अंडर रूट H2। सो N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 बराबर N2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 81, ठीक है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ रही है 180 आरपीएम, गुड, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये यूनिट स्पीड का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्लियर, यहाँ से हमने यूनिट स्पीड का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक। अब चलते हैं हम आगे फर्दर क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन, a hydraulic reaction turbine working under a head of 16 meter develops 640 kilowatt power. What is unit power? आपसे क्वेश्चन सीधा यूनिट पावर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट पावर क्या होगी, जल्दी से बताइए। A 10 वाट, B 40 वाट, C 60 वाट एंड D 160 वाट, ठीक है। इसको जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको करना है, ठीक है, जिसको आपको करना है, और हम फिर कल बात करेंगे बेसिकली फर्दर मॉडल प्रोटोटाइप टेस्टिंग की, ठीक है। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। अभी पहले एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर बताइए जल्दी से। A
Pelton wheel is revolving at a speed of 190 rpm and develops 5150.25 watt, then when working under a head of 220 meter with an overall efficiency of 80%. Determine unit speed, unit discharge and unit power. The speed ratio for the turbine is given as 0.47. Find the speed, discharge and power when this turbine is working under a head of 140 meter, okay. Very good Nivedh ji, very good Sangya ji. A is the right answer, 10 watt. ठीक है, A is the right answer, very good. ठीक है, सीधा यहाँ पर करना था पावर. ठीक है, यूनिट पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन H की पावर 3/2. सो पावर हमारे पास 640 है, डिवाइडेड बाई H हमारे पास 16 है, उसकी पावर 3/2. तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 10. बाकी इस क्वेश्चन को कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, जरा थोड़ा समझ के कीजिएगा. क्या चीज़ अननोन है वो चीज़ मिलेगी आपको यहाँ तक से. जो चीज़ अननोन है ना, जिस चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट स्पीड वगैरह में, वो चीज़ मिलेगी आपको यहाँ से. तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करो, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन करो. तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है और जो आज पढ़ा है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल हम मॉडल प्रोटोटाइप टेस्टिंग करेंगे, साथ में गवर्निंग ऑफ टरबाइन करेंगे. ठीक है, और मे बी परसों से हम जो पंप वाला सेक्शन है उस पर पहुंच जाएंगे. टरबाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिर पंप वाला सेक्शन बचेगा और फिर ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, बट हाँ, हम लास्ट में याद रखिएगा, हम लास्ट में एक क्विज टाइप से सेशन रखेंगे. ठीक है, एक क्विज टाइप से सेशन रखेंगे जिसमें आपको आंसर देने होंगे. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप आंसर देंगे उसमें. ठीक है, वो पर्टिकुलरली ESE यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर फॉर्म में आप इजीली उनके आंसर दे सकते हैं. तो वो हम लास्ट में सेशन में रखेंगे अपने. क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके, कोई इश्यू है तो पूछेगा. ठीक है, थैंक यू. Okay then, okay.